पहला क्वेश्चन आज का हम करते हैं, कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस। सो कैपिटल बजटिंग किस चीज का प्रोसेस है? तो आपके हम मॉड्यूल बी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें है ये कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस विच हेल्प्स टू मेक, पहला ही क्वेश्चन है आज का, विच हेल्प्स टू मेक मास्टर बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Second, by which the firm decides how much capital to invest in the business, by which the firm decide which long-term investment to make, sorry, undertaken to analyze how make available various finances to business। जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए, सही गलत चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज थोड़ा सा वैसे ही डिले है, सो आप ट्राई कीजिए। कैपिटल बस्टिंग किस बात का प्रोसेस है? तो देखिएगा, बी और सी आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, सी करेक्ट आंसर है। सी जो है वो करेक्ट आंसर है, जहां पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे उसका डिसीजन लेते हैं। सेकंड, लाइक जरूर कर लीजिएगा सेशन को। द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट इनकम डिस्काउंट बाय द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कॉल्ड, the value of the future net income discounted by the cost of capital are called average capital cost, discounted capital cost, net capital cost, net present value। याद रखिएगा, कैपिटल बजटिंग में जब भी हम किसी भी कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करते हैं, तो डिस्काउंटिंग करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ध्यान रखना, आपका मन एक बार का डिस्काउंटिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि यहां भी डिस्काउंटेड है और यहां भी डिस्काउंटेड है, तो याद रखिएगा डिस्काउंटेड के साथ नहीं जाना है। हम जब भी डिस्काउंटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलता है। बिल्कुल अनुप्रिता जी, करेक्ट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस under theoretically infinite fund is accept all projects which have। so सिंपल सा आपके लिए आसान कर देता हूं मैं, IRR को यूज करके जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो IRR के डिसीजंस किस बेसिस पर लिए जाते हैं, हाउ IRR डिसीजंस आर टेकन। IRR के केस में हम कैसे सेलेक्ट और रिजेक्ट करते हैं। IRR इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा तो एक्सेप्ट, तो हमसे सिर्फ एक्सेप्ट का डिसीजन पूछा है। IRR ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, IRR लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बताइए। बढ़िया नेहा जी, बहुत बढ़िया। बाकी के भी साथी पार्टिसिपेट कीजिए, सही गलत सब चलेगा यार, बस एटलीस्ट पार्टिसिपेट आप लोग करते रहो तो थोड़ा सा मामला ठीक रहता है ना। देखिए आप समझिए, सॉरी, दैट IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर है, आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आपका जो आप कमा रहे हो, अगर आपका IRR जो है, बिल्कुल सुरीन जी, अनुप्रिता जी एंड नेहा जी, आप तीनों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है इस केस में। जब आपका IRR आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा, अपनी भाषा में कहें, आप जो कमा रहे हैं, आपकी कमाई आपकी कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। 10 रुपए की कॉस्ट है तो 12 रुपए कमाओगे, ऐसे ही तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर कैपिटल अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड, जहां पे कैपिटल तो आपके पास खूब है, एंड द प्रोजेक्ट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझिए कि अगर आप X को सेलेक्ट कर सकते हो तो Y को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने X को एक्सेप्ट कर लिया तो Y को आपको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट। तो किसी एक सिंगल ऑप्शन को ही सॉरी, तबीयत थोड़ी मेरी खराब है,
किसी एक को ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दो को आप एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे केस में ये कह रहा है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक को सेलेक्ट करोगे तो एक को रिजेक्ट करो। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, आप एक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप वाई को भी सेलेक्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड। इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, मतलब अल्टीमेटली दोनों की क्या करेंगे, हम डिस्काउंटिंग करेंगे। इनमें से कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, बताइए जल्दी से। कोशिश बढ़िया है अनुप्रिता जी। नेट प्रेजेंट वैल्यू ध्यान रखना, तीनों यूज कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों डिस्काउंटिंग मॉडल्स है। बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल करेक्ट। ये तीनों के तीनों डिस्काउंटिंग मॉडल है, तो डिस्काउंटिंग के लिए तो तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ऑल थ्री आर डिस्काउंटिंग मॉडल्स। करेक्ट नेहा जी, आपका आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, fill in the blanks, the discount rate which should be used in capital budgeting। इनमें से कौन सी डिस्काउंटिंग रेट, इनमें से कौन सी डिस्काउंटिंग रेट कैपिटल बजटिंग के कैलकुलेशंस में यूज की जाए। टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क फ्री रेट, रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट, या फिर बीटा रेट। बताइए चारों में से कौन सी यूज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। बहुत बढ़िया नेहा जी। बाकी के लोग भी, सुरीन जी कोशिश बढ़िया है। मुझे पता है बीटा रेट नया रेट दिखता है तो उसके साथ जाने की इच्छा होती है। अनुप्रीता जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेहा जी और अनुप्रीता जी। सुरीन जी कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखना डिस्काउंटिंग जब भी हम करेंगे तो हम केओ से डिस्काउंटिंग करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। बीटा जो होता है ना, ये रिस्क इंडेक्स है, और ये रिस्क इंडेक्स एक फॉर्मूला है CAPM, जिससे कि हम KE निकालते हैं। उसमें यूज होता है RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। इसमें ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following represents the amount of time that it takes of a capital budgeting project to recover its initial cost। वो कौन सा मेथड है इनमें से जिनमें हम कॉस्ट की रिकवरी के टाइम पीरियड को चेक करते हैं कि मैंने जितना पैसा लगाया है वो कितने टाइम में मुझे वापस मिल जाएगा, लौट कर मेरे पास कब तक पहुंच जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड, पेबैक पीरियड, रिडम्पशन पीरियड, इन्वेस्टमेंट पीरियड। बताइए जल्दी से। बढ़िया कोशिश है सुरीन जी। बाकी के साथी भी कोशिश करो। बहुत बढ़िया अनुप्रीता जी। देखिए जब हम, बिल्कुल नेहा जी बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का आंसर। आप समझिए कैपिटल बजटिंग में ये तीन तो मेथड है ही नहीं, सिर्फ यही एक मेथड का नाम है, पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड ही बताता है कितने समय में मेरा लगाया हुआ पैसा लौटकर मेरे पास वापस आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी हमारा आंसर आएगा। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके लिए है।
करते हैं, देखो फटाफट। एक प्रोजेक्ट है जिसकी एनपीवी कितनी है, 1,22,000। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत दमदार क्वेश्चन है। इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब रिस्क इंडेक्स आप कह सकते हो एक तरीके का अभी के लिए। इस प्रोजेक्ट में जो रिस्क है वो 0.7377 है। रिस्क फ्री रेट इसकी 8% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी 10% है। तो मुझे बताइए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। चलो फिर भी मैं एक बार देखना चाहता हूं कि जब हम तुक्का लगाते हैं तो कितना सही निकलता है। कैलकुलेटर पे मुझे ये करना पड़ेगा, मैं करके आपको बताता हूं। अगर आप गेस भी करोगे तो बताइए कैसे करोगे, क्या आना चाहिए आपका आंसर। देखो यही आनंद है, आप ये इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं यू विल लर्न थ्रू द बैचेस। अब YouTube पर अब मैं जैसे इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको बताने लगूंगा तो भी पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। पॉइंट इज, अगर आप में से अभी भी कोई साथी पेड बैच या क्रैकर्स में नहीं है, कोड यूज करके देखें ज्वाइन, ताकि आप एडवांटेज भी उठा सके और कंसेप्ट आपको इसका पकड़ में आ जाए। चलिए गैस तो कीजिए, सही गलत चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो चार में से कोई एक ऑप्शन पे तुक्का लगाइए, ये भी देखते हैं आपका लक कितना आपको साथ देता है। लेट्स सी, लक फेवर्स द ब्रेवरी। लेट्स सी हाउ ब्रेव यू गाइज आर। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन करके। बाकी के लोग भी एटलीस्ट, नेहा जी बोल रहे हैं डी आएगा, बाकी के लोग भी बताओ देखे क्या आना चाहिए इसमें। देखो समझो आप, इसमें कुछ भी नहीं है। जब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, एनपीवी मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7377, 90,000 आपका आंसर आएगा। तो बढ़िया है सुरीन जी, नेहा जी, कोशिश बढ़िया है लेकिन लक साथ नहीं दिया आपका दोनों का। 90,000 सी will be the correct answer in this question. चलो एक क्वेश्चन आपको दिया है, राजा एंड कंपनी डिजायर्स टू टेक अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट वो लेना चाहते हैं, 12,000 की कॉस्ट है। लाइफ उस प्रोजेक्ट की 4 साल तक वो प्रोजेक्ट आपको कमा के देगा, हर साल 4,500 रुपये कमा के देगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है। आपको इस प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है। तो अगेन देखो, आप लोग तब तक गैस कीजिए, मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं आप लोगों को। 14% 4 इयर्स का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी इस इंफॉर्मेशन को यूज करके करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। वैसे देखो, करना इसमें कुछ भी नहीं है आपको। आप हर साल कमाओगे 4,500 और 4 साल तक कमाओगे। 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 2.9137। तो 2.9137 मल्टीप्लाई बाय 4,500, ये आपका आएगा 13,112 अप्रॉक्स, है ना। अब ये 13,112 कमाने के लिए हमने लगाया कितना था, 12,000। कॉस्ट 12,000 की, तो मेरी कमाई कितनी आ गई, 1,112 रुपए। अब 1,112 रुपए मैंने कमाया है, कितना लगाकर। सो 1,112 को 12,000 से डिवाइड कर दो।
ये आएगा आपका 0.0927 लगभग अप्रोक्सीमेटली। सो इसको परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 9.27%। डी आपका आंसर इस केस में आएगा। बताओ ये क्लियर है? कैलकुलेशन का तरीका समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो कर लोगे आप? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताइए। ऐसा कभी कुछ आएगा तो कर लेंगे आप? ये आपने हर साल कमाया, जो आपने कमाया उसका फैक्टर एक आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, उससे मल्टीप्लाई करके आपको पता लग गया ये प्रोजेक्ट आपको 4 साल में कितना कमा के देगा। जो भी कमा के देगा उसमें से जो इन्वेस्टमेंट किया था माइनस कर दिया मैंने, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया इस प्रोजेक्ट से। ये कमाने के लिए ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई बाय 100 से मैं इसकी सेंसिटिविटी निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन था। चलिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हमारे पास जो टाइम है उसमें ये नहीं हो पाएगा। Which of the following is not used in capital busting? इनमें से क्या कैपिटल बस्टिंग में यूज नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा मेथड कैपिटल बस्टिंग में यूज नहीं किया जा सकता है? देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं, नॉट पूछा है हमसे। सेंसिटिविटी तो अभी अभी कैलकुलेट की हमने। नेट एसेट मेथड यूज नहीं किया जाता। सी आपका आंसर इस केस में आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डेट इज कॉल्ड। इक्विटी शेयर एंड डेट के कॉस्ट को किस नाम से पुकारा जाता है? बढ़िया देवाशीष जी, बहुत बढ़िया। ऐसे मजा आ जाएगा जल्दी जल्दी अगर आंसर्स आते रहेंगे तो। एक्सीलेंट। इसे हम स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जानते हैं। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कहें या कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कहें, दोनों को हम स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से पहचानते हैं। यहां मैं आपको बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का तरीका है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। तारक जी बढ़िया कोशिश है, लेकिन आंसर सी करेक्ट रहेगा। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अगर निकालना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे अच्छा तरीका है CAPM का, जो कहता है RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। याद रखना, इस ब्रैकेट को मार्केट प्रीमियम के नाम से जानते हैं, इसे मार्केट प्रीमियम कहते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी रहेगा। एंड आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द डिविडेंड बाय द मार्केट प्राइस पर शेयर और नेट प्रोसीड्स पर शेयर। इनमें से वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर हम डिविडेंड को मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड कर कर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं? मतलब ये फॉर्मूला DPS अपॉन MPS, ये फॉर्मूला किस मेथड में यूज किया जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का? बताइए जल्दी जल्दी से। बढ़िया तारक जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं बाकी के साथी भी पार्टिसिपेट आप लोग करते रहे। देखो देवाशीष जी बढ़िया, बाकी के साथी जो भी जुड़े हुए हैं, अनुप्रिता जी बढ़िया, तीनों साथियों की कोशिश बहुत बढ़िया है। हेलो दिव्या जी, वेलकम टू यू इन दिस सेशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनीवन एल्स हु इज विलिंग टू गिव जस्ट गेस आंसर? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए, कोशिश आप सभी की बढ़िया है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये डिविडेंड यील्ड मेथड का है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
डिविडेंड यील्ड मेथड। तो ये याद रखिएगा, ये यील्ड मेथड का फॉर्मूला है। कीप लाइकिंग द सेशन और अपने दोस्तों में भी इसे फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सके। थर्ड, चलिए अच्छा क्वेश्चन। The weighted average cost of capital results from a weighted average of a firm's debt and equity capital cost. At a debt ratio of 0, the firm is 100% equity finance, मतलब डेट कंपनी में कुछ है ही नहीं, पूरा इक्विटी से पैसा लगाया है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि केओ जो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन से बनती है। as debt is substituted for equity and as the debt ratio increases, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं इस कंपनी में डेट रेशियो को बढ़ाऊं तो क्या इंपैक्ट आएगा। KO declines because after tax debt cost is less than the equity cost. KO increases because the after tax debt cost is less than the equity cost. दोनों पॉइंट एक जैसे आ गए। इंक्रीजेस, सॉरी एक नहीं है, अलग अलग है। KO डिक्लाइंस एंड KO इंक्रीजेस है, यहाँ अंतर है, ध्यान रखना है ना। KO डू नॉट शो एनी चेंज एंड टेंड्स टू रिमेन द सेम। सो देवाशीष जी कोशिश आपकी बहुत बढ़िया है, बट दिस इज द ओनली आंसर विच इज इम्पॉसिबल। ए और बी में से ही हमको चुनना है। बढ़िया कोशिश है, देखो कोशिश आप लोग करते रहो, गलत सही का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो इनपुट अपना देते रहो बस। देखो समझो, मैं केस को समझाता हूं, आप इस केस को समझने की कोशिश करना। ये क्या बोल रहा है आपसे, एक कंपनी का जो केओ है वो डेट जिसको हम केडी बोलते हैं प्लस इक्विटी जिसको हम केई बोलते हैं, इन दोनों से मिलकर बना है। अब एक कंपनी है जिसमें डेट 0 है प्लस इक्विटी 100% है, तो उसका जो भी केओ रहा होगा वो उन्होंने कहा। अब वो बोल रहे हैं कि मैं डेट बढ़ा रहा हूं। डेट जो 0% था, अब मैं इसको 10%, 20%, 30%, मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो मतलब के ही गिरेगा 90%, 80%, 70%। इसका इंपैक्ट आपसे पूछा है कि केओ पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो याद रखना, जब भी आप डेट को बढ़ाकर इक्विटी को कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या रहा होगा, आपको मार्केट में डेट, आप डेट इंक्रीज कर रहे हो। तो सवाल क्या आना चाहिए मन में, व्हाई डेट इज इंक्रीज्ड। कोई भी कंपनी डेट क्यों बढ़ाएगी, क्योंकि केडी छोटा होगा किससे, भाई सस्ता मिल रहा है पैसा मार्केट में तो मैं लेके आऊंगा। अब अगर ये सस्ता है, ये क्या है, सस्ता मिल रहा है आपको, डीएलडी अवेलेबल है, और ये महंगा है, तो केओ क्या होगा, एक चीज के सस्ती होने की वजह से केओ गिर जाएगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया एनालिटिकल क्वेश्चन है, कोशिश आप सभी साथियों की बढ़िया है, पार्टिसिपेट करते रहें। अच्छे क्वेश्चन से, देखो सीआईबी लेवल के क्वेश्चन, इस लेवल का एनालिटिकल स्किल आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, CAPM describes the relation between risk and return of the securities। तो बताओ CAPM रिस्क और रिटर्न के बीच में कैसा रिलेशन बताता है, लीनियर, हाइपोथेटिकल, नो रिलेशन एंड डायगोनल रिलेशन। मैं एक बार आपको CAPM का फॉर्मूला लिख के बताता हूं, फुल फॉर्म भी याद रखना इसकी। इसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का जो फॉर्मूला है वो होता है, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब इसमें कहा जाता है कि जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा आपका केई होता है रिटर्न, CAPM केई का ही फॉर्मूला है, बीटा बढ़ेगा तो केई भी बढ़ेगा,
बीटा गिरेगा तो के भी गिरेगा। अब बताइए आप कि सीएपीएम का फॉर्मूला कैसा रिलेशन बताता है? बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, एक गिरेगा तो ये भी गिरेगा। चलिए कोशिश कीजिए आप लोग, एक्सप्लेनेशन मैंने दिया आपको, ट्राई आप लोग कीजिए, गलत सही सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया तारक जी, एक्सीलेंट। लिखिता जी बढ़िया, अनुप्रीता जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो कंसेप्ट का कितना रोल है हमारे जीवन, कंसेप्ट पकड़ते ही आंसर सही पकड़ लिया आप लोगों ने। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। लीनियर रिलेशन बताता है, एक बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगी तो रिटर्न भी बढ़ेगा, रिस्क गिरेगी तो रिटर्न भी गिर जाएगा। सिंपल सा फंडा है सीएपीएम का, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, Chetna Fashion is expected to pay an annual dividend of rupees 80 पैसा a share next year। अगले साल 80 पैसे का डिविडेंड देने की उनकी इच्छा है। द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, इस शेयर की मार्केट प्राइस जो है वो कितनी है? 22 रुपए 40 पैसे। ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर साल? 5% की। के ही निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो के ई निकालने का जो इस केस में फॉर्मूला होता है, ये इन्होंने दिया था, मिस्टर गॉर्डन ने फॉर्मूला दिया था जो कहता है D1 अपॉन P0 प्लस G। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे अपन। D1 कितना दे रखा है आपको? देखो याद रखना, क्वेश्चन में आपको D1 दिया गया है या D0, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट ईयर का दिया है तो D1, प्रीवियस ईयर का दिया है तो D0। सर करंट ईयर का दिया है, करंट ईयर का नाम अगर आपको दिया है तो भी D1 याद रखना। नेक्स्ट ईयर दिया हो चाहे करंट ईयर वर्ड दिया हो, दोनों ही केस में आपको इसे क्या मानना है? आपको इसे D1 मानना है। तो D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। अब D1 कितना है आपका? 0.80। P0 आपको दिया हुआ है 22 रुपए 40 पैसे, और ग्रोथ रेट आपको परसेंटेज में दिए, हम परसेंटेज हटा देंगे 0.05। अब कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कीजिए, मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं, तब तक आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर लीजिए। बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आएगा आपके, ऐसा क्वेश्चन है, कंफर्म मानना। 0.8 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आता है मेरा 0.035 प्लस 0.05, 357 तक ले लो इसको, 357 तक का वैल्यू दिया है। ऐड करेंगे इसमें 0.05, तो ये आता है मेरा 0.0857। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। मेरा आंसर आ गया 8.57%। सो डी बिल्कुल अनुप्रीता जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। डी आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मैं यही आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, जिसको आप लोग सेम फॉर्मूले से कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बताइएगा, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। आपको करंट ईयर का डिविडेंड आप लोगों को दिया है 20 रुपए, 20 रुपीज का डिविडेंड है। प्राइस आपको शेयर्स की दे रखी है 400 रुपए, और ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 7%। के ई निकाल के बताइए मुझे फटाफट, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। के ई निकाल के बताइए। जल्दी से बता दीजिए। कोशिश कीजिए कैलकुलेटर पे, बहुत इजी, मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन है।
30 सेकेंड भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया तारक जी, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया। बाकी के साथी भी बताओ यार। देखो ये ऐसा पेपर है, इसमें कैलकुलेटर लगेगा आपको, तो हैव कैलकुलेटर विद यू ऑलवेज। चलिए, बढ़िया आंसर है तारक जी का। बाकी लोग भी जल्दी से बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। याद रखना 20 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 0.07, सॉल्व करोगे तो 0.12 आएगा। परसेंटेज बनाओगे तो 12%। बहुत बढ़िया अनुप्रीता जी, बिल्कुल सही, 12% आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन कंफर्म, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, सो प्लीज इसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कंपनी का स्टॉक करंटली मार्केट में प्राइस्ड है 19.06 पर। द कंपनी जस्ट पेड 1.15 पर शेयर एज इट्स एनुअल डिविडेंड। जस्ट पेड, इस साल जस्ट, अब देखो जस्ट पेड का मतलब क्या है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस में करंटली प्राइस वर्ड यूज किया है। अब यहां जस्ट पेड का मतलब है कि पिछले साल पे किया था। यहां जस्ट पेड का मतलब अब क्या है, ये चीजें याद रखना, बहुत जरूरी चीजें। इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसे D1 माने किसे D0 माने। सो ये लास्ट पेड है, लास्ट आपने जो डिविडेंड पे किया दैट वाज ₹1.15। डिविडेंड का या कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, 2.5%। आपको यहां भी क्या निकालना है कि, लेकिन अब यहां एक बात समझना, आपको फॉर्मूला क्या है आपका, D1 अपॉन P0 प्लस G। पर आपको यहाँ D1 निकालना पड़ेगा, तो D1 निकालने का फॉर्मूला है D0 प्लस 1 प्लस G। D0 कितना है आपका 1.15, ग्रोथ रेट कितनी है आपकी 2.5%। सो 1 प्लस 0.025, इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर पे, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है। कुछ नहीं करना आपको, कैलकुलेटर पे 1.15 टाइप करना है, प्लस का बटन दबाना है, 2.5 टाइप करना है और परसेंटेज का बटन दबा दो। सो ये आएगा आपका 1.178, ये आपका D1 आ गया। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा 1.178 डिवाइडेड बाय, प्राइस थी मेरी 19.06 प्लस मेरा ग्रोथ रेट है 0.025, सॉल्व कर लूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 19.06 प्लस 2.5, 8.68% मेरा आंसर आएगा। 8.68% ए मेरा आंसर होगा। कैलकुलेटर पे प्लीज आप लोग इसे करके देखिएगा। आप जब तक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक मुश्किल है कि आप इन्हें एग्जाम में कर पाए। ठीक है, प्लीज हैव दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR पूछा है आपसे, क्या पूछ लिया, IRR फॉर अ प्रोजेक्ट हैविंग। मैं आपको गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 100%। IRR पूछा है एक प्रोजेक्ट जिसका कैश फ्लो कितना है, 40,000 का कैश फ्लो है पर ईयर फॉर 10 ईयर्स एंड द कॉस्ट इज रुपीज कितनी है, 2,26,009 रुपए। 2,26,009 रुपीज आपने लगाया और उसके बाद कितना कमाया, 40,000 आपने कमाया 10 साल तक। अब हमें IRR निकालना है, तो देखो IRR निकालने के लिए हमको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। IRR, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा है ना। तो अब ध्यान रखना, हमको कोई डिस्काउंटिंग रेट दिया ही नहीं है, हमको कोई डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया,
तो हम अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट लगा के देखेंगे। जैसे 8% से डिस्काउंटिंग करेंगे, तो मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पे कीजिएगा आप लोग। देखो यूट्यूब पे आपको ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना, आप कीजिए। कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू बटन दबाइए, उसके बाद मल्टीप्लाई का बटन दबाइए। अब आपके 10 साल हैं टोटल। देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, मैं और आसान कर देता हूं, शॉर्टकट से भी शॉर्टकट कर देता हूं। पहले आप ये सोचिए कि आपको फैक्टर कितना चाहिए। 2,26,009 डिवाइडेड बाय 40,000 कर लो सबसे पहले। 5.65 अप्रॉक्स, ये आपका फैक्टर का टोटल आना चाहिए। अब आपको इन चारों रेट को ट्राई करना है। यस, बिल्कुल मैकमिलन की बुक का क्वेश्चन है। अब आप क्या करो कि इसको आप 1 डिवाइडेड बाय 1.08 से डिवाइड करो, और 1 डिवाइडेड बाय 1.08 से डिवाइड करने के बाद इक्वल टू का बटन दबाओ। करते चलो मेरे साथ। इक्वल टू, उसके बाद आप m प्लस का बटन दबाओ। ये एक बार हो गया। ये सेम प्रोसेस आपको कितनी बार करना है? अब 9 बार और करना है। एक बार तो कर चुके, 10 साल है तो 9 टाइम्स आपको ये रिपीट करना है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू m प्लस, एक बार हो गया। अब मुझे इक्वल टू m प्लस, इक्वल टू m प्लस, देवाशीष जी आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मग आउट हो गया मतलब कंफ्यूजन हो गया, ऐसा कुछ है? चलिए, सो 1 डिवाइडेड, देखो एग्जाम में मैकमिलन की बुक का है, लेकिन हो सकता है डेटा चेंज होके आ जाए, तो आपको एक बार का उसकी प्रोसेस क्लियर होना जरूरी है। 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल टू m प्लस, एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 8% तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इससे आ रहा है 6.7। चलो 9% कर लेते हैं, 0.09। 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी नहीं आएगा, 6.41 आ रहा है। ये भी नहीं आएगा, 6.14 आ रहा है। ठीक है, सो आखिरी, अब आखिरी वाला कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो भी आंसर आ गया, पर फिर भी करके देखना। डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू m प्लस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5.65 यही चाहिए था हमें। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेटर पे करने का प्रैक्टिस जरूर करना। मैंने इतनी जल्दी 4 चीजों के फैक्टर निकाल दिए। एग्जाम में डेटा चेंज होके आ जाएगा, आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, बीटा इज द मेजर ऑफ, बीटा किस चीज को मेजर करता है? नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, डाइवर्सिफाइबल रिस्क, टोटल रिस्क या कोवेरियंस? बताइए, बीटा किसको मेजर करता है? बढ़िया कोशिश है लिखिता जी, बढ़िया ट्राई है, लेकिन ध्यान रखना बीटा नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को बताता है। ऐसी रिस्क जिसको आप अगर चाहते तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। सो ये एक सिस्टमैटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सो बीटा इज अ मेजर ऑफ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। क्वेश्चन नंबर 9,
बीटा ऑफ 1.15 फॉर सिक्योरिटी वुड इंडिकेट दैट, एक सिक्योरिटी है, एक शेयर है जिसका बीटा 1.15 है। इसका क्या मतलब है? 1.15 का बीटा होने का मतलब क्या है? सिक्योरिटी इज ट्रेडिंग 15% हायर देन द मार्केट इंडेक्स, सिक्योरिटी इज 15% रिस्कियर देन द मार्केट, सिक्योरिटी इज 15% लेस रिस्की, सिक्योरिटी एंड मार्केट हैव अ कोवेरिएंस ऑफ 0.5। बताइए। तो याद रखिएगा, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, सॉरी, सिक्योरिटी इज 15% रिस्कियर, बी इस केस में आपका आंसर आएगा। बीटा अगर एक के ऊपर है, एनी बीटा, अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो हाई रिस्क है, इक्वल टू 1 है बैलेंस रिस्क है, और अगर बीटा लेस देन 1 है तो लो रिस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीएपीएम प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन, सीएपीएम किन दो चीजों को जोड़ता है? रिस्क एंड रिटर्न को, रिस्क एंड कोवेरिएंस को, रिटर्न एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को, रिटर्न एंड डाइवर्सिफाइबल रिस्क। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से। जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन मैंने आज इसीलिए कम रखे हैं, मुझे कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आप लोगों को करवाना था। बहुत बढ़िया लिखिता जी, एक्सीलेंट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। रिटर्न एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को ये कनेक्ट करता है। अभी अभी मैंने बताया भी था, बीटा जो है वो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, और हम सीएपीएम में रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। सपोज द आरएफ इज 4%, के बोलते हैं आरएम माइनस आरएफ को, याद रखना, इसको के बोला जाता है। इफ एन इन्वेस्टर टेक्स 13% रिस्क, ही कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ, अगर एक इन्वेस्टर 13% का रिस्क ले लेता है तो उसका रिटर्न निकालना है। देखो बहुत आसान है, मैं 13% को पहले 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 4% को ऐड कर दूंगा, so 36.5%, D will be my correct answer in that case। तो K का वैल्यू ध्यान रखना, K किसको बोलते हैं? RF। फॉर्मूला क्या था हमारा? RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, सो इसका वैल्यू उन्होंने आपको 2.5 दे दिया और बीटा आपको 13% दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और RF आपको 4% दिया ही। सो डी विल बी द आंसर। सो ये कुछ क्वेश्चंस आज के जिसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट मैंने आपको कवर करवाया है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एज इट इज पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलेंगे। टिल देन, thank you very much, have a great evening, bye bye, don't forget to like the session, thank you।